आईआईटी हो चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इनके बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिलेबस नहीं होते हैं। आपको सिलेबस तो मिलता है, जी सर। पर उस सिलेबस से अगर लिखा जाए परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस में है, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर आप दसियों किताबें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। पर हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, ये अपने आप में एक पेचीदा विषय है। 90 के दशक से पहले टीचर्स, यानी ऐसा माना जाता था कि 50-60 साल की उम्र के तजुर्बेकार अनुभवी शिक्षक ही एक योग्य शिक्षक होते हैं। करेक्ट सर, टीचर की कैटेगरी में आएंगे। इस जगह पर भी पैराडिग्म शिफ्ट हुआ, ओके। सोच बदली कोटा ने किया। देखिए, परफॉर्म बच्चे ही करते हैं। करेक्ट सर। टीचर्स उस ऊर्जा को, उनके अंदर की शक्ति को उन्हें पहचानने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो वो था प्रिमिटिव दौर। और उसके बाद में वो दौर आया जिसका जिक्र आपने किया, यस सर। कि पेरेंट्स से कहना शुरू कर दिया कि बच्चों कोटा जाओ। कोटा शहर, इसका जिक्र आते ही जहन में एक और नाम आता है, शिक्षा की नगरी, शिक्षा की काशी। कोटा कई सालों से आईआईटी नीट के लिए टॉप रैंक्स निकालता आया है। और अगर आप कभी कोटा से गुजरे हों, या कभी कोटा रहे हों, या फिर अभी भी कोटा में रह रहे हों, तो आप सभी एक बात से भली भांति वाकिफ होंगे, वो है कोटा का जायका। जी हां, कोटा में प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज्यादा कचौड़ियां खाई जाती हैं। कोटा जैसी कचौड़ियों का स्वाद देश विदेश में कहीं और प्राप्त नहीं होता है, ऐसा है हमारा कोटा। और कोटा की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। यहां पर बच्चों के मनोरंजन, बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए और माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए रिवर फ्रंट, सिटी पार्क जैसी अद्भुत चीजें भी हैं। तो इसी कोटा शहर पर और चर्चा करने के लिए और यहां की शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति को जिनका ज्ञान और कौशल उन्हें उनके क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। वो सचमुच एक गुरु हैं, जीवन ज्योति अग्रवाल सर, जिनको लोग जेजे सर के नाम से जानते हैं। वेलकम जेजे सर, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू। जेजे सर, आपने कोटा शहर को उठते हुए, चलते हुए और भागते हुए देखा है। आप उस दौर में भी थे जब उस दौर के माँ बाप डिस्टिंक्शन आने पर कहा करते थे कि बच्चे कोटा पढ़ाई करने चले जा, और आप आज भी हैं जब उस दौर के कई बच्चे स्वयं अध्यापक बन के बच्चों को ज्ञान अर्पित कर रहे हैं। तो सर, कैसा फील होता है? इन 2 दौर से पहले भी एक दौर हुआ करता था। उस दौर में भी हम कोटा में ही थे। जी क्योंकि सर। इत्तेफाक से मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। जी सर। और उस दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था कि लोग अपने बच्चों को कोटा ही भेजते थे। उस समय कोटा की पहचान एक इंडस्ट्रियल शहर के रूप में हुआ करती थी। ओके। बहुत बड़ी बड़ी फेमस फैक्ट्रीज यहाँ हुआ करती थी। लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते थे। बहुत बेहतरीन इंजीनियर्स का हब हुआ करता था, जो कि तरह तरह की फैक्ट्रीज जैसे थर्मल पावर प्लांट, रावत भाटा के अंदर जो एटॉमिक पावर प्लांट है, जेके फैक्ट्री हुआ करती थी, सेमकॉर ग्लास फैक्ट्री, डीसीएम, आईएल, बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। क्योंकि नदी के पास होने की वजह से और बहुत ही बेहतरीन रेल कनेक्टिविटी की वजह से ये एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन होता था इंडस्ट्रीज के लिए। ओके। लेकिन 90 का दशक आया, समय ने करवट बदली, और कैसे ये स्वरूप बदलता चला गया। इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। You know, Bangalore is known as Silicon City of the country. Yes, sir. हैदराबाद भी आज टेक सिटी के रूप में अपनी पहचान कायम कर चुका है। Yes, sir. लेकिन इन शहरों के विकास के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच थी, एक सोच थी उनको डेवलप करने की। लेकिन कोटा में ऐसा नहीं था। इट वॉज डेवलप्ड ऑर्गेनिकली। ओके। लोग, बेहतरीन इंजीनियर्स यहाँ पर आते गए। कोटा शहर वासियों ने अलग अलग रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया, और समय के साथ में यहाँ की एकेडमिक एक्सीलेंस ने लोगों को अट्रैक्ट किया। पहले तो कोटा शहर के बच्चों की ही रुचि बढ़ना शुरू हुई। जो बहुत पहले का जो प्रिमिटिव स्टेज था इसके डेवलपमेंट का, इवॉल्व होने का, उसमें यहाँ के बच्चों ने परफॉर्म करना शुरू किया। उनकी परफॉर्मेंस, और उन परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स का कंट्रीब्यूशन जब अंडरलाइन होना शुरू हुआ, तो आसपास के शहरों में, जिलों के अंदर इस बात की खुशबू फैलना शुरू हुई कि यहाँ का एकेडमिक प्रोग्राम इस तरह का डिजाइंड है, टीचर्स कुछ ऐसी डेडिकेशन दिखाते हैं कि एक सामान्य बच्चा भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर लेता है। देखिए, आज आप इतना बड़ा एम्पायर कोटा शहर के अंदर देख रहे हैं। जिस शहर के बारे में, जिस शहर में आज भी एक एयरपोर्ट तक नहीं है, उस शहर के बारे में
अगर देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाए अगर, तो इसमें स्वाभाविक रूप से, निर्विवाद रूप से एकेडमिक एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वो एकेडमिक एक्सीलेंस किसी एक व्यक्ति का, एक सिस्टम का नहीं होता है, इसमें बहुत सारे घटकों का एक साथ सम्मिश्रण होता है। उस समय के टीचर्स ने जो बात करना शुरू किया, उसने कोटा की शोहरत को बढ़ाते चले गए, पूरे राज्य में ही नहीं, राज्य के बाहर भी, क्योंकि जब ऑल इंडिया रैंक्स आना शुरू हुई, टॉप 100 में कोटा के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना शुरू किया, तो दूसरे राज्यों से भी बच्चों का आकर्षण यहाँ बढ़ा। पेरेंट्स को भी जब पता चला कि इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पढ़ाई जाती है, आईआईटी और मेडिकल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, तो स्वाभाविक रुचि लोगों की बढ़ी। देखिए, ये जो आईआईटी हो चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इनके बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिलेबस नहीं होते हैं। आपको सिलेबस तो मिलता है, पर उस सिलेबस से अगर लिखा जाए परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस में है, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर आप दसियों किताबें पढ़ सकते हैं, पर हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, ये अपने आप में एक पेचीदा विषय है। इट नीड्स अ वेरी वेरी डीप एक्सपर्टीज, हाँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग चाहिए। एग्जैक्टली, देयर मस्ट बी पीपल हु आर कंप्लीटली एंगेज्ड इन इट, जिनकी सोच, जिनके अंदर पूरी तरह से इसी के प्रति समर्पण है। वो इसके सारे एस्पेक्ट से वाकिफ होते हैं, उन्हें पता है ये नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की जरूरत है, इसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो वो एक्सपर्टीज यहां पर डेवलप होती चली गई, तजुर्बा बढ़ता चला। एग्जैक्टली। और ऊर्जा, क्योंकि नए लोग थे, एक पुरानी पीढ़ी टीचिंग को लेकर मानी जाती थी। 90 के दशक से पहले टीचर्स यानी ऐसा माना जाता था कि 50-60 साल की उम्र के तजुर्बेकार अनुभवी शिक्षक ही एक योग्य शिक्षक होते हैं। करेक्ट सर, टीचर की कैटेगरी इस जगह पर भी पैराडिग्म शिफ्ट हुआ। सोच बदली कोटा ने ये सोच बदली कि सिर्फ अनुभवी होना ही एक आधार नहीं है, एक बहुत बड़ा आधार है कनेक्ट बनाना। वो टीनेजर्स होते थे, जनरेशन्स बदल रही थी, और इस बात को यहां पर बहुत भली भांति अप्लाई होते हुए देखा गया। जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने आकर पढ़ाना शुरू किया, तो वो जो 11th 12th क्लास के बच्चे थे, उनकी सोच, उनकी जरूरतों को कनेक्ट कर पाना एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, 2 साल 3 साल पढ़ाए हुए, 2 साल 3 साल के अनुभव रखने वाले व्यक्ति के लिए आसान था, क्योंकि एज गैप कम था। पुराने जमाने में अगर आप 70-80 के दशक की बात करेंगे, तो स्टूडेंट और टीचर की उम्र में 25 से 30 साल का अंतर हुआ करता था, आराम से। इतना अंतर होने की वजह से बच्चों के अंदर झिझक होती थी टीचर्स के प्रति, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे, और टीचर्स भी कई बार बच्चों के मन स्थिति और उनके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं नहीं जान पाते थे। इस गैप को बहुत भली भांति कम होने की वजह से सही तरीके से बच्चों से संवाद स्थापित करने में इस्तेमाल किया गया, और फिर बच्चों के अंदर जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने अपना भरपूर काम किया। देखिए, परफॉर्म बच्चे ही करते हैं। करेक्ट सर। टीचर्स उस ऊर्जा को, उनके अंदर की शक्ति को उन्हें पहचानने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो वो था प्रिमिटिव दौर, और उसके बाद में वो दौर आया जिसका जिक्र आपने किया, कि पेरेंट्स से कहना शुरू कर दिया कि बच्चों कोटा जाओ। और उस दौर के बाद में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस तीसरी पीढ़ी के ही आप हमें नजर आते हैं। आप कोटा से ही पढ़े, आप एलन से ही पढ़े, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अब अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत भली भांति आप पढ़ा रहे हैं। ये देखकर हमें बड़ा सुखद आनंद होता है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। तो सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब लगा सर आपका, और मैं फील कर पा रहा था, एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रहा था उस टाइम पर कैसा होता होगा, और एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ। तो सर, एक्चुअली ये बड़ा एक थिंकिंग भी है लोगों की, जैसे डॉक्टर के पास भी जब अपन जाते हैं तो कि सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम जूनियर डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ही हमारा इलाज ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, वो हमारी इलाज को, हमारी बीमारी को रेक्टिफाई कर पाएगा। तो ये सर एक दिमाग में थॉट आता ही है, सबके दिमाग में आता है। क्या सर ये उतना बुनियादी है? क्या ऐसा ही फैकल्टी में भी होता है कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी की जो फैकल्टी हैं वो पुराने फैकल्टियों के मुकाबले कम ज्ञान अर्पित कर पाते होंगे, या कुछ ऐसा बच्चों के साइकोलॉजी में कुछ सर ऐसा होता है? देखिए, इस सवाल के लिए आपको बहुत कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। यंग होना कोई बुरी बात तो है नहीं जी सर, और यंग भी एक रॉ आइडिया लगता है,
when you hear that somebody is young or fresh, you develop a mindset of inexperienced person. Correct. Like you mentioned about doctors. Yes, sir. I would like to make you clear, डॉक्टर्स MBBS, आप जिन्हें कम एक्सपीरियंस मान रहे हैं, वो सबसे पहले MBBS करते हैं. बिल्कुल सर. MBBS करते समय भी वो हॉस्पिटल से ही एसोसिएटेड रहते हैं. तो 3 साल 4 साल वो जो अब MBBS कर रहे होते हैं, उस दौर में भी वो सीनियर डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं. बिल्कुल सर. वो कंप्लीट करने के बाद में वो PG करते हैं. PG करने के बाद में आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है. लाइक इफ यू विल गो टू एनी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनने के लिए उन्हें बहुत ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस को इंडिकेट करता है. यस सर. अगर ऐसा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बिना अनुभव का भी मेरे पास में आता है, तो कोटा जैसे शहर में भी ऐसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बहुत सारे नहीं मिलते हैं. जी सर. तो उन्हें आप इनएक्सपीरियंस्ड कहकर अगर उसे इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको और समझने की आवश्यकता है. करेक्ट सर. क्योंकि ये सुपर स्पेशलाइजेशन है जो डेवलपमेंट मेडिकल साइंस में हो रहे हैं. वो आज से 25-30 साल पुराने अच्छे डॉक्टर्स को हो सकता है वो उतना अपडेटेड ही नहीं हो, और वो अपडेशन इनके पास मिलता है. तो यंग लोगों को एक तो नई टेक्नोलॉजी और नई ऊर्जा मिलती है. पुराने लोगों का ऐसा नहीं है कि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. बट एक्चुअली बोथ द थिंग्स हैव importance and balance we need to make a balance in it. Yes, sir. And balance is possible when you have a strong organization, and that's why you will see the coaching has become institutionalized. Yes, sir. Earlier in the 80s and 90s you will find 2 और 3 लोग मिले और उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया. it was fairly good. Yes, sir. But जब 3 लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, आफ्टर 3 मंथ मैथ्स के टीचर के कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट्स थे. उनका मूड चेंज हो गया कि नहीं, अब मैं नहीं पढ़ाना चाहता, अब मैं आई वांट टू डू समथिंग एल्स, मैं हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता हूं. एक व्यक्ति निकला और वो इंस्टीट्यूशन 2/3 रह गया, क्योंकि 1/3 पार्ट निकल गया. और वो जो कनेक्ट था उनका बच्चों के साथ, उसकी वजह से वो पूरा रिदम डिस्टर्ब हो गया, और ऐसे न्यूमरस इंस्टीट्यूट फ्लोरिश नहीं कर पाए. करेक्ट सर. और आज इतने रोबोस्ट, इतने मजबूत इंस्टीट्यूशन है कि आज 25 फैकल्टी भी एक साथ चली जाती हैं. तो इंस्टीट्यूशंस के पास आ जाए, जैसे मैं एलन की बात करूं, तो इतना बड़ा फैकल्टी पूल है, इतने टैलेंटेड लोग हैं उनके पास में, कि बच्चों को ये पता भी नहीं चलता है कि उनकी एकेडमिक्स में कोई डिस्टर्बेंस आया है. एलन फील ही नहीं होने देता है बच्चों को कि कुछ टर्बुलेंस आया भी है. करेक्ट. स्मूथ. यही बात आप बड़े हॉस्पिटल्स के केस में देखिए. आज हम जाते हैं तो हम किसी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ व्यवस्थाएं चाहिए. करेक्ट. अगर मैंने एडमिशन ले लिया है, मैं एडमिट हो गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मुझे कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन होना है या कोई और ट्रीटमेंट चलना है, और मेरे को ट्रीटमेंट करते समय बताएं कि वो मैं जिन तजुर्बेकार बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस डॉक्टर के नाम से आया था, उन एक्सपीरियंस डॉक्टर की किसी वजह से 7 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं. तो अब मैं क्या इंतजार करूं 7 दिन? नहीं सर. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. एजुकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज द मेडिकल फैसिलिटीज आर. तो इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि तजुर्बे की एक सीमा तक महत्व है, पर ऊर्जा की भी महत्व है. जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो शैशव काल था कोटा का, कोचिंग जब फ्लॉरिश होना शुरू हुआ था, उसमें टर्निंग पॉइंट जो रहा उसके फ्लॉरिश होने का, उसमें टीचर्स की कम उम्र होना रहा. कम उम्र के यंग टीचर्स एक अच्छी संख्या में थे, सारे उम्र दराज नहीं थे. तो उम्र दराज जो अनुभवी टीचर्स थे वो, और यंग लेकिन ऊर्जावान, इन दोनों का जो तालमेल था, इनके पास अनुभव नहीं था तो अनुभवी टीचर्स ने वो अनुभव दिया. Correct. और इनके पास ऊर्जा थी, इनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, नई सोच थी. जैसे कि आज हम इस स्टूडियो में बैठकर आज इस सेशन को, पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. आप सोचिए, ये 4th जनरेशन है. आई हैव नो आइडिया, नो एक्सपीरियंस अबाउट रिकॉर्डिंग और एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी और दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. यस सर. मैं आज से 5 साल पहले भी रिकॉर्डिंग करता था, 10 साल पहले भी रिकॉर्डिंग करता था. मेरे लिए इट इज मोर लेस द सेम. बट यू पीपल एंड द पीपल जो आए इस फील्ड के अंदर और जिन्होंने इस स्टूडियो को एस्टैब्लिश किया, आई जस्ट केम टू नो दैट इट इज 4th जनरेशन स्टूडियो. इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर. उस टेक्नोलॉजी को मैं जानता नहीं हूं, तो मुझे पास अनुभव तो है, लेकिन मैं इस स्टूडियो को एस्टैब्लिश करने का अनुभव नहीं है. पर मेरे पास में यंग एलन की जो सोच रही, एलन के डायरेक्टर्स की सोच रही
कि नए लोगों को आगे लेकर आना है, नई टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आना है और सबको एम्पावर करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। उस वजह से आज इतना बेहतरीन स्टूडियो, क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, मैं नहीं समझता हूं कि बड़े से बड़े जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनके पास जैसे स्टूडियो होंगे, उतने बेहतरीन स्टूडियो में हम आज रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो इसलिए यंग एनर्जी, यंग आइडियाज अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस इज द डेडली कॉम्बिनेशन। वी शुड नॉट थिंक कि हम यंग लोगों को कौन पढ़ना चाहेगा, उनसे कौन जानना चाहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और साथ में एक और दिलचस्प बात बताऊं मैं, हर चीज के पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आपने डॉक्टर का जिक्र किया। जी सर। आपको रात को 11 बजे अचानक से कोई समस्या होती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको कोई अनुभवी डॉक्टर आपको तुरंत मिल जाएगा? मुश्किल है सर। जो 30 साल 40 साल से जो डॉक्टर है वो इतने अनुभवी हो चुके हैं, उनको उतने डिफिकल्ट लाइफ की और स्ट्रगल की अब न तो जरूरत है, न उनके लिए व्यवहारिक है। वो आप 11 बजे कुछ भी कर लीजिए, आपको इतने अनुभवी डॉक्टर दिखाने को नहीं मिलेंगे। एट दैट टाइम यू नीड समबडी हु कैन टेक केयर अबाउट यू, हु कैन गाइड यू। तो एजुकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को समय पर सही गाइडेंस की जरूरत होती है। आज एक पेडागॉजी अनुभवी लोगों ने एलन में बना दी है कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस ऑर्डर में पढ़ाना है, और यंग एनर्जी को ट्रेन कर दिया है, अपने अनुभव से लवरेज कर दिया है, उसको इक्विप्ड कर दिया है। उस अनुभव की ताकत के साथ में वो ऊर्जावान टीचर्स उसी एफिशिएंसी के साथ, एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ में डिलीवर कर पा रहे हैं। जैसे कि ज्ञात के 11 बजे जब आप एक किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, एडमिट होंगे, तो आपको वहां पर डॉक्टर्स रेगुलर टच में रहते हैं उन सीनियर डॉक्टर्स के साथ में। उस हॉस्पिटल की एक पेडागॉजी होती है, एक बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम होती है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वहां पर एनेस्थीसिस्ट हो, सर्जरी डिपार्टमेंट हो, आईसीयू के अलावा ऑपरेशन थिएटर हो, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं। एक बहुत बड़ी टीम होती है। उस टीम की कंबाइन एफर्ट होते हैं। हम केवल इंडिविजुअल कंपैरिजन करके इस बात को नहीं समझ सकते हैं। सो आई होप मैं आपके सवाल को एड्रेस कर पाया। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ। देखा जाए तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है तो एक पिलर है। एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस टीचर और यंग जनरेशन की मदद से ही सिस्टम इवेंचुअली ग्रो होता है और उठता चला जाता है। बिल्कुल सर। मैं बेसिकली इंडिविजुअल से सिस्टम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम बन चुका है। आप एजुकेशन के अंदर ऐसा नहीं चल सकते, वन मैन शो नहीं चल सकता है। हाँ सर। क्योंकि सैकड़ों हजारों बच्चों की एजुकेशन, उनका करियर जुड़ा हुआ होता है। यस सर। टीम एफर्ट होता है। जैसे सर अपन देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, इंडियन टीम को देखते हैं, इवेंचुअली इट्स अ स्पोर्ट गेम और पूरी टीम का ही कलेक्टिव एफर्ट होता है। उसी की वजह से हमारा देश जीतता है या हमारा देश हारता है, जैसी भी सिचुएशन होती है, बट इवेंचुअली इट्स अ टीम एफर्ट। यस सर। एक सीधा साधा सवाल है जो मेरे मन में चल रहा है और पहले भी था, आज आपसे उसका जवाब मिलेगा तो आई गेस मुझे संतुष्टि मिलेगी जो सवाल की है। एलन ओपन होता जा रहा है बहुत जगह। एलन की डिफरेंट ब्रांचेस ऑफलाइन स्पेक्ट्रम में भी खुलती जा रही हैं, साथ ही साथ एलन अब डिजिटल पर भी आ गया है। इन सब के बावजूद आखिर बच्चा कोटा शहर में ही दाखिला क्यों ले? ऐसा कोटा में क्या चमक है, क्या खनक है कि आज भी बच्चा खींचा चला आता है कोटा में, या क्यों आए? बड़ा सुंदर सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट मैं थैंक यू देना चाहूँगा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। यस सर। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, ये सवाल, मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो कोटा में न्यूमरस लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा। ओके, तो आई एम वन ऑफ देम। यस, यू आर आल्सो वन ऑफ देम। एक स्वाभाविक सा प्रश्न लोगों के मन में उठता है, सिद्धार्थ सर, आप भगवान में यकीन करते हैं? डेफिनेटली सर, करता हूँ। हमारे देश में हम सब ये मानते हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है। एग्जैक्टली सर। ऐसा रेयरली कोई घर होगा जिसके अंदर भगवान का मंदिर नहीं होगा, नहीं पूजा जाते होंगे वो। करेक्ट सर। पूरे देश के अंदर जब हर घर के अंदर भगवान का मंदिर बना हुआ है, भगवान राम, भगवान कृष्ण की लोग पूजा कर रहे होते हैं, फिर क्या जरूरत आ रही है लोगों को वृंदावन जाने की? क्या जरूरत आ रही है अयोध्या के अंदर इतना भाव रखने की? करेक्ट। इतने घर में मंदिर होते हुए भी, अपने शहर में मंदिर होते हुए भी, हर इंसान का सपना होता है कि मैं वृंदावन एक बार यात्रा के लिए जाऊं। बिल्कुल जाऊं सर। हर शहर में मस्जिद होती है, उसके बावजूद भी एक बार हज करने में जरूर जाऊं, मक्का मदीना में जरूर जाऊं। बिल्कुल। क्यों वेटिकन सिटी जाने का हर क्रिश्चियन का मन में सपना होता है? ये एक सिद्ध स्थान है। इन स्थानों ने अपने आप ही अपना महत्व बनाया है।
सिद्ध स्थानों का मैं निश्चित तौर पर कोटा की तुलना न तो वृंदावन से, न मक्का मदीना से, न वेटिकन सिटी से कर सकता हूं। इतनी मेरी जरूरत भी नहीं है और मैं ऐसा कर भी नहीं रहा हूं। मैं केवल एक आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं कि किसी स्थान का अपना एक महत्व होता है। ये परिपक्व हुआ है कोटा। करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ड्राइव नहीं चलाया गया कि लोग कचौड़ी खाना शुरू करें। हाँ, ये एक स्वाभाविक रूप से, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ये क्या ग्रेजुअली प्रकृति अपने आप ही सहयोग करती है। कुछ भगवान की शक्तियां नेचुरली, देवयोग। ऑर्गेनिकली देवयोग होता है, कुछ गुण होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ देवयोग होते हैं। इन सबके सम्मिश्रण से परिस्थितियां अपने आप उसको अपलिफ्ट करती चली जाती हैं। और इसी वजह से कोटा इवॉल्व होता चला गया। आज ये सिद्ध स्थान हो गया है। सिद्ध स्थान कैसे हुआ? आप चाहे नासा चले जाइए, आप चाहे गूगल में चले जाइए, मैं यूएस की बात करूं, आप यूरोप में किसी भी कंट्री की बात करें, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें, आज कोटा शहर से लगभग 30 से 40 लाख 50 लाख बच्चे पढ़कर जा चुके हैं। सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर कोटा से बच्चे जुड़ चुके हैं, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हों और नहीं तो सेंटर्स के माध्यम से जुड़े हों। उनके मन में कोटा के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और कोटा की एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से ही वो जुड़े। और इतना बड़ा जो जुड़ा हुआ, इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों का जुड़ा हुआ, अब मान लेते हैं अगर मैं एक छोटा फिगर भी लूं कि 25 लाख बच्चे अगर हम मानते हैं, 20 लाख बच्चे हम मानते हैं, एक बच्चे से जुड़े हुए पांच लोग भी अगर मैं मानता हूं, उसके परिवार के 5 लोग, उसके दोस्त 10 लोग भी मानता हूं, तो 20 लाख लोगों को इंटू 10 आप करेंगे तो इट इज 20 लाख इंटू 10 करेंगे तो 2 करोड़ हो गया सर। यानी 2 करोड़ लोग इस बारे में स्वाभाविक रूप से जानते हैं बहुत अच्छे से। और फिर एडवर्टाइजमेंट की तो मैंने बात ही नहीं की है यहाँ अभी तो नॉर्मल चल रहा है सर, ऑर्गेनिकली हो रहा है सब। यस, अब सोशल मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर्स में रिजल्ट्स वगैरह देखकर जिनका कोई जुड़ाव नहीं रहा, कोई लगाव नहीं रहा, वो इनडायरेक्ट कितने लोग होंगे। तो आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है एलन को लेकर कि एलन एकेडमिक्स के अंदर एक बेहतरीन नाम है। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। यस सर। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी विच इज स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, आपने ऑनलाइन एजुकेशन का सुना है। बिल्कुल सर। ऑनलाइन एजुकेशन ने पेंडेमिक के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की गैप को फिल करने में। करेक्ट। और ऑनलाइन एजुकेशन नए रूप में इवॉल्व हुआ। हाँ, इट was a blessing for online education that pandemic was problematic, a very difficult situation for mankind, but despite of that it was boon for many of the things. ब्रिज द गैप वाला काम करा उन्होंने। तो इवॉल्व हुआ वो, बट नाउ जब पेंडेमिक खत्म हो गया तो वो सबसाइड हो गया, राइट? पर ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और वो निभा रहा है। करेक्ट। एलन ने एक नए लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन को ले जाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल के अंदर एलन की टेक टीम्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और फैकल्टीज, क्योंकि टीचिंग के अंदर लाजवाब रहा एलन। करेक्ट, हमेशा से। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी वो एडवांस होकर अब उस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऑफलाइन एजुकेशन की खुशबू को लेकर आने वाला है। काम शुरू हो चुका है, उसकी फंडामेंटल जानकारी लोगों को मिलना शुरू हो गई है। लेकिन उस ऑनलाइन एजुकेशन की खूबसूरती, उसकी खासियत ऑफलाइन एजुकेशन के बच्चों को भी हम दे पा रहे हैं। इतनी जबरदस्त एनालिसिस उसके अंदर है। अगर आप कभी एलन डिजिटल के बारे में आप जानेंगे, आप खुद पढ़ा रहे हो सकता है आपको बच्चों से मिलता हो फीडबैक। एलन के स्टूडेंट जो ऑफलाइन में, उन्हें वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस हम नेचुरली देते हैं। कैसे सर? ऑनलाइन में उनके पास n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। वो अपने रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट का एनालिसिस तो सब देते हैं, करेक्ट, पर रिजल्ट्स में सिर्फ मार्क्स नहीं होते हैं। रिजल्ट का एनालिसिस एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। आज एक बच्चे ने 11th क्लास के अंदर एलन ज्वाइन किया, वो 11th पूरा पढ़ता है नर्चर कोर्स में, फिर 12th के अंदर एंथुजियास्ट कोर्स में वो पढ़ता है। 2 साल के सिलेबस के बाद जब उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके एग्जाम से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जब सिलेबस कंप्लीट होता है, उसे रिगरस रिवीजन की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। उस रिवीजन के समय उसके पूरे 2 साल के जितने टेस्ट पेपर्स हैं, वो सारे टेस्ट पेपर उसके एलन डिजिटल के अकाउंट में होते हैं। ओके।
और उन सवालों में उसे पता होता है, जब मैंने पहली बार 2 साल पहले ये पेपर दिया था तो इस सवाल का मैंने ये जवाब दिया था, मेरा ये गलत हुआ था। अब वो बच्चा वही पेपर दोबारा देना चाहे वो पेपर दे सकता है। मतलब जो मैंने 11वीं के पेपर में गलती करी थी वो मुझे आज दिखेगी सर? बिल्कुल दिखेगी, ऑनलाइन मीडियम में दिखेगी। मान लीजिए वो जिस शहर का, आपने कहा कि एक भोपाल से रहने वाला बच्चा यहां आ गया, अब वो वापस भोपाल चला गया तो भी उसे वो फैसिलिटी वहां मिलेगी। वो वहां पर उस सवाल को कर सकता है, उस पेपर को पूरा कर सकता है। मान लीजिए उसको लगा कि मेरे पास समय कम है, मैं एक एक पेपर नहीं कर सकता हूं, तो इन 2 साल के जितने भी टेस्ट पेपर उसने दिए, उनके जितने भी गलत सवाल हैं, उन सारे गलत सवाल का एक क्वेश्चन बैंक बन गया है। क्या बात है! दैट इज एन इंप्रूवमेंट बुक। अब उन सवालों का वो कर सकता है। करने में भी मान लीजिए उसके पास समय कम है और उसके अंदर 200 सवाल हैं, क्योंकि उसने यहां पर टेस्ट पेपर के माध्यम से 1000-1500 सवालों का अटेम्प्ट किया है। 200 सवाल हैं जो उसने गलत किए हैं, तो उन 200 सवालों में से उसको लगा आज 1 घंटे मेरे पास, मैं 20 सवाल कर सकता हूं, तो वो 1 घंटे का 220 सवालों का एक टेस्ट पेपर खुद के लिए डिजाइन कर सकता है। अच्छा, ही कैन डिजाइन हिज ओन टेस्ट। परफेक्ट। ओके। कस्टमाइज कर सकता है कि मैं 20 सवाल ही कर पाऊंगा, 30 कर पाऊंगा, 15 कर पाऊंगा। इंप्रूवमेंट बुक नाम से एक सेक्शन बन गया। अब उनको वो कर सकता है। मान लीजिए वो एनालाइज करना चाहता है कि मेरे जो रिजल्ट 11th क्लास के दूसरे टेस्ट के अंदर, वो एनालाइज करना चाहता है बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, टॉपर ने कैसा परफॉर्म किया। इस सवाल को 2000 बच्चों ने टेस्ट दिया, 2000 बच्चों में से 1800 बच्चों ने इसे सही किया, मैंने गलत किया। यानी एक सही होने वाला सवाल था, मुझसे गलत हुआ। करेक्ट। ये 1800 ने गलत किया लेकिन मैंने सही किया। हाँ, तो ये मुझे खुशी देगा कि मैं मुश्किल सवाल कर सकता हूं। बिल्कुल सर। ऐसे एनालिसिस एलन ही प्रोवाइड कर पा रहा है। हर कोई एक तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए सर, साधन चाहिए एक्चुअली। ये मैंने उन सैकड़ों फीचर्स में से केवल एक फीचर आपके साथ दिया है। हाँ, क्योंकि ये इतने फीचर्स हम दे रहे हैं, जिन फीचर्स को मैं अगर यहाँ डिफाइन करना शुरू करूं तो मैं उन्हें समराइज करके भी करूंगा तो 2-3 घंटे तो मुझे मिनिमम चाहिए। करेक्ट सर। इस तरह के न्यूमरस ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस और बेनिफिट हम उन्हें दे रहे हैं। नंबर 2 जिसको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, उसके पास में सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। यानी वो ऑफलाइन में क्लास उसने अटेंड की, करेक्ट, उसके अलावा उसको लगता है ये चैप्टर में एक बार दोबारा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं वो वापस से क्लास में नहीं जाना चाहता हूं, इसका यही आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं। हाँ। वो एलन डिजिटल पर उसके उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, उस चैप्टर के उस आर्टिकल को सुन सकता है, अटेंड कर सकता है, समझ सकता है, वो भी एक दूसरी फैकल्टी से। ये देखा जाए तो एक भूमिका निभाएगा इसमें कि बाय चांस बच्चा किसी वजह से बीमार पड़ गया तो वो बच्चा उस टॉपिक को देख भी सकता है इन केस अगर मिस हो जाए। बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल सही सोचा। बच्चों के, क्योंकि देखिए इंसान है, कितना भी हम ध्यान रखें, बीमार पड़ना स्वाभाविक है। कई बार घर में कोई काम आ जाता है, हम 2 दिन 3 दिन नहीं जा पाए, तो ये एक बहुत बड़ा और बढ़िया बैकअप प्लान होता है। करेक्ट। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। बच्चों ने टेस्ट मिस कर दिया, वो वापस से टेस्ट देना चाहते हैं, उनको कम्युनिकेट करना है तो उन्हें कम्युनिकेट हो जाता है। ऐसे न्यूमरस फीचर्स हमारे एलन डिजिटल में, और हम इसको और बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो एक आम इंस्टीट्यूशन, एक व्यक्ति या किसी एक जगह पर रहा हुआ इंसान सोच भी नहीं सकता है। करेक्ट सर। जैसा मैंने कहा कि टीम एफर्ट है, ये सारे डेवलपमेंट मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट और डेडिकेटेड टीम है, स्किल्ड टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है। वो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हम हमारी जरूरतें उनके साथ साझा करते हैं और वो उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते चले जा रहे हैं। तो आप जो सोच रहे हैं कि कोटा में बच्चे क्यों आएंगे, मुझे लगता है कि कोटा में बच्चे क्यों नहीं आएंगे विल बी द राइट क्वेश्चन। अब मेरा भ्रम दूर होता जा रहा है सर आपके जवाब से, वो मैं समझ पा रहा हूं। तो सर देखा जाए तो एकेडमिक्स में तो कोटा एलन हमेशा से डोमिनेट कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बट वी हैव अ वेरी स्किल्ड एंड वेरी एजुकेटेड टेक्निकल टीम ऑल्सो, जो बच्चों के डाउट्स दूर करने के लिए, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि बच्चे के लिए कैसी भी प्रॉब्लम आए वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। दिस इज द मेन की रोल। बिल्कुल सही समझा आपने सर, बिल्कुल सही समझा। और सर कुछ सवाल और है मेरे मन में, उनमें से सर एक सवाल है कि जब बच्चा अपने घर से आता है, यूजुअली सर नॉर्मल सी बात है कि बच्चा 10वीं कक्षा तक तो अपने माँ बाप के साथ ही रहा है, कोजी से एनवायरनमेंट में रहा है, माँ बाप के साथ सारे त्योहार मनाए, सारी चीजें करी हैं, स्कूल गया, स्कूल से घर वापस आया, नॉर्थ में कोई, ईस्ट में कोई, वेस्ट में कोई, साउथ में अपना रह रहे हैं। इसके बावजूद सर जब वो बच्चा कोटा आता है, तो कोटा आने के बाद सर क्या ऐसा नहीं होता होगा कि कुछ पल के लिए उसको अकेलापन जैसा महसूस होता होगा, क्योंकि परिवार तो है नहीं सर यहाँ पर,
तो कुछ तो फील होता होगा। तो ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं। तो सर ऐसा है कि सर ये दुनियादारी है, जीवन का जो संघर्ष है उससे कोई किसी को नहीं बचा सकता है। सर चिड़िया का बच्चा मतलब बहुत छोटा मासूम होता है, और चिड़िया को अपने बच्चे को उड़ना सिखाना भी होता है। वो तो किसी ट्रेनिंग स्कूल में नहीं भेज सकती है। जंगल में किसी पेड़ के ऊपर घोंसले में असुरक्षित वातावरण में वो पैदा हुआ, उसके बाद भी चिड़िया अपनी समझ से अपने अनुभव से उसको सिखाती है। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। एंशिएंट टाइम में बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे, तब उससे भी छोटी उम्र हुआ करती थी। आज से 40-50 साल से ये परंपरा, ये प्रक्रिया रही है। बच्चे 12th करने के बाद में कॉलेज एजुकेशन के लिए, चाहे वो डॉक्टर बन रहे हों, इंजीनियर बन रहे हों, वो दूसरे शहरों में जाते ही हैं। और दूसरे शहरों में हॉस्टल्स में, चाहे वो आईआईटीज़ में जाते हों, एनआईटी जिन्हें पहले एमआरईसी कहा जाता, आरईसीज कहा जाता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें जाया करते थे। तो ये एक हमेशा से होने वाली प्रक्रिया है, दस्तूर है ये। आज से 30-40 साल पहले जो बच्चे की मैच्योरिटी 12th क्लास में आती थी, वो मैच्योरिटी लेवल आज 10th क्लास के अंदर बच्चों में आने लग गया है। बल्कि इससे भी छोटी उम्र के बच्चों के अंदर वो मैच्योरिटी, वो समझ, दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी उस बच्चे में वो आ चुकी है। तो ऐसे में उसका अपने आप को ढाल लेना ज्यादा आसान हो गया है। दूसरी भूमिका सोशल मीडिया ने, टीवी ने, मोबाइल ने कर दी। बच्चे के अंदर छोटी उम्र में ये समझ में आने लगता है कि ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीज की जाती है। बल्कि इनफैक्ट बच्चों में अब क्रेज रहने लगा है कि मैं जाऊंगा वहां जाके कोटा में पढ़ूंगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों में, पीयर ग्रुप में उसे पता लग जाता है कि मेरे दोस्त का बड़ा भाई कोटा जा रहा है, आईआईटी की तैयारी करने के लिए जा रहा है, मेडिकल की तैयारी के लिए जा रहा है। जब उन्हें लगता है कि वहां पर इतने हजारों बच्चे होंगे, देखिए आज इतने बच्चे होने की वजह से ही हम उन्हें कंपटीशन दे पाते हैं। आज हम एक छोटी सी जगह होती, 100 बच्चे, 200 बच्चे तैयारी कर रहे होते, तो जब टेस्ट होता तो बच्चों को 100-200 बच्चों के बीच में अपनी रैंक का पता ही नहीं लगता है। कुएं के मेंढक वाली बात हो गई सर, बहुत पता ही नहीं बहुत पड़ेगा। आपने सही कहा। स्कूल में बच्चे टॉप करते हैं, वो बड़े यूफोरिया में रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक महान हूं, मैं बहुत जबरदस्त हूं। क्यों? क्योंकि 50 बच्चों में उसका टेस्ट हुआ, उसकी क्लास में वो टॉप कर गया, तो स्कूल का ही टॉपर है। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सब उसे जानते हैं, तो वो एक आत्ममुग्ध अवस्था में पहुंच जाता है। वो पहुंचता है, उसके परिवार वाले पहुंचते हैं, उन्हें लगता है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है। डेफिनेटली 50 लोगों में, 50 बच्चों में टॉप करना प्रशंसनीय तो है, करेक्ट, किंतु वो जीवन के उस वृहद दृष्टिकोण से अभी नावाकिफ है जो आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर या दूसरे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर उसको सामना करना पड़ेगा। ही मस्ट बी एक्सपोज टू द रियल चैलेंज एंड कॉम्पिटिशन एज सून एज पॉसिबल। जो जब कोटा आता है, जब उसे पता लगता है कि मैं मेरी क्लास में टॉपर हूं, और जब वो अपने हमारे सेशन में बैठते हैं, जब एक साथ 2000 बच्चे या 1500 बच्चों का सेशन हो रहा है, एक साथ इतने बच्चों का जब एडमिशन लेते हैं, तो उन बच्चों से मैं एक सवाल जनरली पूछा करता हूं कि बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 90% से ज्यादा हैं? आप यकीन मानिए हर बच्चा हाथ खड़ा करता है। फिर मैं पूछता हूं कितने बच्चे हैं जो अपनी क्लासेस में टॉप 1st, 2nd या 3rd पोजीशन पे रहे हैं? तो आप यकीन मानिए 75% से ज्यादा बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। यानी वो छोटे छोटे स्कूल्स, बड़े स्कूल्स में अपने क्लासेस में टॉपर रहे होते हैं, डोमिनेट करा होता है उन्होंने वहां पर जब वो यहाँ आते हैं उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर हम बहुत सारे तारा मंडल बन गया है। करेक्ट, हर बच्चा एक तारा है, पर यहाँ आकर उसे पता लगता है कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। वो केवल अपने एक छोटे से संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं रहता है। तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए आई ओपनिंग होता है, और हम पहले दिन ही उनको ये बताते हैं कि आईटी का एग्जाम क्या होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, इंट्रिकेसीज से उनको वाकिफ करवाते हैं। तो ऐसा होने की वजह से उसका मैच्योरिटी लेवल बेहतर होता है। वो जब यहाँ आता है, अपने आप को 1-2 महीने के अंदर ये महसूस कर लेता है कि कंपटीशन एक्चुअली क्या है। वरना तो अक्सर बच्चे साल भर में तो यही नहीं पता चल पाता कि हम क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसे स्कूल एग्जाम जैसा ही समझता रहता है। और ये एक विशेषता है, ये विशेषता ही उसे ये बताती है कि उसे साधक की तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं आपके मूल सवाल की तरफ लौटूं कि ऐसा आपको
हो सकता है कि आपकी बात से मुझे एक महक आ रही थी कि आपको लग रहा था कि बच्चों को कहीं अकेलापन तो महसूस नहीं होता हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जी। जब इतने बच्चों के बीच रहता है लाइक माइंडेड और सेम चैलेंजेस को फेस करने वाला। यस सर। क्लास में जब वो बच्चा कोई सवाल पूछने के लिए मन में उसके भाव आता है, इतने में कोई दूसरा सवाल वही का वही सवाल पूछ लेता है। हाँ, क्योंकि सारे बच्चे होता एक ही है। एग्जाम दे रहे हैं, एक ही दौर से गुजर रहे हैं, एक ही चुनौती उनके पास आ रही है। जो मन में उसके आ रहा था उसका जवाब उसे स्वाभाविक रूप से किसी और ने पूछ लिया, किसी और के माध्यम से मिल गया। इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर मैं बात बताऊं तो जैसे उसके मन में सवाल आ रहा होता है, इतने सर। अनुभवी टीचर हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं जी सर। कि वो सवाल पूछने वाला होता है और सर बोलते हैं अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, वो हतप्रभ रह जाता है यार क्या बात कर रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला मेरे मन में आ रहा है। अंतर्यामी है क्या टीचर हाँ। हमारे? तो ये अगेन अनुभव का कमाल है। अनुभव सर। चीजें इतना वेल प्लान्ड है और क्यों ना हो सकती हैं। Yes, sir. देखिए रेगुलरली जब जहां पर हजारों बच्चे यहां पढ़कर जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये अनुभव आना ही आना है। और इस अनुभव की बदौलत ही हम उन बच्चों से जो अतीत में हमने सीखा है उस अनुभव को ही हम उन बच्चों के आगे, उस ट्रेजर को, उस खजाने को, उस मलकियत को हम उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए उसके मन में ये भाव क्लास में नहीं आता है। हॉस्टल में जाता है, अगेन लाइक माइंडेड लोग, हॉस्टल की मैस, सड़क पर गुजरेगा, सब तरफ एकेडमिक एनवायरनमेंट है। जो बच्चे, आप सोचिए बॉम्बे का तो किसी बच्चे को आना ही नहीं चाहिए। हम खुद सोचते थे बॉम्बे दिल्ली से यहाँ बच्चे आने का मतलब क्या, इतने बड़े शहरों में रहे हुए बच्चे वो कैसे यहाँ के सामान्य वातावरण में रहेंगे। मैं एक और आपकी बात को यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। जी सर। आपने बिगिनिंग में कहा था कि खूबसूरत भी बहुत है शहर। बिल्कुल सर, है ना। लेकिन आपकी उम्र में जब हम थे जी तो उस समय कोटा में देखने लायक एक चंबल गार्डन हुआ करता था। ओके ओके। जिसे हम बचपन में इतना देख चुके थे कि हम कभी जाते ही नहीं थे, बोर हो गए थे। तो इसलिए खूबसूरती के नाम पर हमें बड़ा हम इसी बात को कहा करते थे कि कोटा में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई बच्चा आए। तो जो बच्चा आ रहा है उसके पास मजबूरी है कि पढ़ने के अलावा समय काटने के लिए भी कुछ नहीं है। यस सर। तो इसीलिए कई पेरेंट्स तो इसलिए लेकर आते थे दिल्ली और बॉम्बे के बड़े शहरों के कि यहाँ पर इसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ। तो इसलिए अकेलेपन जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स समय के साथ में रिवर फ्रंट भी हुआ, बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिटी पार्क, 7 वंडर्स। रिवर फ्रंट के लिए मतलब मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ही शायद ही ऐसी कोई आपको दूसरी जगह दिखाई दे। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे टूरिज्म भी यहाँ डेवलप हो रहा है। तो ये अगेन कोई प्रोग्राम्ड नहीं था, ये तो समय के साथ में चीज़ें इवॉल्व होती जाती। इतने बच्चे आते हैं तो प्रशासन को, सरकारों को भी लगता है कि हम और क्या बेहतर सुविधाएं, बेहतर व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं। तो कई चीज़ें विकसित हुई, ऑक्सीजन का विकास होना, सड़कों का बड़ा होना और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज कोटा शहर में है वो आपको देश में किसी दूसरी जगह पर इतना ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा। आज 3,000 4,000 से लेकर 12-13 हज़ार तक के रूम्स मिलते हैं। हर तरह के बच्चा अपने आप को यहाँ सेटल कर सकता है। करेक्ट। हर शहर का हर तरह के बच्चे और पेरेंट्स की जरूरतों को यहाँ एड्रेस करने के लिए शहर विकसित हो चुका है। जिस दौर में कुछ नहीं था विकास हो गया और यहां तक पहुंच गए। इस दौर में तो एक बहुत मजबूत शहर है, तो कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए बहुत मजबूत है। ये तो बच्चों के लिए बहुत सुविधा युक्त है, आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है सर जब आप कुछ ऑर्गेनिकली करते हैं, नेचुरली करते हैं और बिना किसी इंटेंशन के करते हैं तो ऊपर वाली शक्तियां भी आपका बहुत साथ देती हैं उस चीज को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। आपने तो एक फिल्म का डायलॉग बोल दिया है। नहीं सर, जब हम किसी शिद्दत से किसी चीज को पाने के लिए जुट जाते हैं तो पूरी कायनात उसे हमारी तरफ लाने के लिए मजबूर हो जाती है। बहुत बड़ी बात कही। सर इसी से मेरे मन में एक और सवाल आया कि क्या हर बच्चा आईआईटी की तैयारी कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा हमें इसको अगेन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। जी सर। एक साधारण भाषा में कोई कहे तो बड़े आराम से इसे ना कहा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। सबसे बड़ी जरूरत इच्छा शक्ति की है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर आपके 10th के अंदर 80% 90% मार्क्स हैं तभी आपको आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जी सर। अगर यही एक सत्य होता कि स्कूल के दिनों में कोई बच्चा 90% या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसे आईआईटी की तैयारी या मेडिकल की तैयारी के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाए, तो उस दृष्टिकोण से तो हर वो बच्चा जो मेरिट लेकर आता है बोर्ड के अंदर उसको क्वालिफाई करना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट होना चाहिए।
पर विडंबना ये है कि वो बच्चे टॉप रैंक्स में आना दूर स्ट्रगल करते हैं सेलेक्ट होने के लिए भी। यानी वो जो पैमाना है आम व्यक्ति का, उस पैमाने से बाहर निकलना पड़ेगा। करेक्ट। सिद्धांत सर, मैं आपके माध्यम से सुनने वाले सब लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि कंपटीशन एक सामान्य एजुकेशन के साथ में तुलना करने लायक चीजें नहीं है। मोहल्ले में क्रिकेट खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। वो महज क्रिकेट खेलना नहीं है। विराट कोहली जब घर पर या अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेल रहा है, वो एक अलग क्रिकेट है। और इंटरनेशनल लेवल पर फाइनल का, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और उसमें क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सर। सिर्फ क्रिकेट की परीक्षा नहीं होती, इंटेंट की, माइंडसेट की, पूरी हमारे व्यक्तित्व के हर आयाम की परीक्षा हो रही होती है। बिल्कुल सर। हमारे आत्मविश्वास की, हमारे अनुभव की, हमें हर पहलू पर खरा उतरना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो वो जो पैमाना है लोगों का सामान्य दृष्टिकोण से, उस पैमाने से इसको नापा नहीं जा सकता है। इसको नापने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है। अन्ना हजारे जी ने जो क्रांतिकारी संदेश और कार्य किया है हमारे समाज में, सिर्फ रालेगण सिद्धि तक सीमित नहीं है उनके किए गए कार्य। जो आदर्श गांव उन्होंने बना दिया रालेगण सिद्धि को, उसके अतिरिक्त भी बहुत लंबा और गहरा प्रभाव उन्होंने समाज पर डाला है अपनी शुचिता से। बिल्कुल सर। जबकि उनकी क्वालिफिकेशन, उनका अतीत, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी भी तरह से इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था आज के 30 साल 40 साल पहले कि इतना बड़ा परिवर्तन लाने लायक क्षमता उनके अंदर है, इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने की शक्ति उनके अंदर है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। यस सर। एवरी पर्सन, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इवॉल्व डे बाय डे। समय के साथ में हम विकसित होते चले जाते हैं, हमारा प्रादुर्भाव होता है, हम अपने आप को पहचानते हैं। आज से 25 साल पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इतना टीचिंग के अंदर इतना आगे बढ़ूंगा, किसी ने नहीं सोचा था। आज से 25 साल पहले आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पता भी नहीं था कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल सर। आज से 25 साल पहले युवराज सिंह को पता नहीं था और विराट कोहली को पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी भूमिका इंटरनेशनल क्रिकेट में निभाने वाला हूं, इतनों के रोल मॉडल, आइडल बनेंगे। तो हमें हर व्यक्ति के प्रयास को, हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सम्मान करना चाहिए, जरूरी है। यस सर। हम लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हैं। बिल्कुल। और हम समावेशी सोच रखने वाली सभ्यता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां हर तरह की विविधताओं को स्वीकार किया गया है। अकबर जिस उम्र में दर दर ठोकरे खा रहा था, अगर उस दौर के अंदर कोई पूछता तो किसी के अंदर उसके अंदर छुपा हुआ इतना बड़ा बादशाह नजर नहीं आ रहा होता। नहीं आता सर। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। उस दौर में बैठा सचिन तेंदुलकर अगर गेंद खेलने से डर जाता, सही कह रहे हो सर, तो इवॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। इवॉल्व ही नहीं हो पाता। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने बेहतरीन अब्दुल कादिर नाम के गेंदबाज की, जिसकी फिरकी गेंदबाजी मशहूर हुआ करती थी, उनके एक ओवर में 27 रन उस व्यक्ति ने लिए थे। और एक रात पहले उन्हीं अब्दुल कादिर जी ने सचिन से कहा था कि कभी हमारी गेंद पर छक्के लगाकर दिखाओ तो हम जाने। एक ओवर में 27 रन, जो आज 2020 क्रिकेट में हम देखते हैं, वो उस जमाने में 17 साल के उस सचिन तेंदुलकर ने करके दिखाया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, देखिए सिद्धार्थ सर जी सर, कि बीज के अंदर पीपल का वृक्ष छुपा होता विराट। बिल्कुल। तो बच्चों के अंदर जो संभावनाएं हैं, उनके ऊपर शक करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें प्रबल इच्छा शक्ति है तो समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर हमारा फर्ज बनता है हम उनके प्रयासों को जितना हो सके पोषित करें, उन्हें एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन दें, स्वाभाविक मार्गदर्शन दें। निश्चित तौर पर अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो मैं क्यों कहूंगा उसे बेटा तू आईआईटी की तैयारी कर। हम जो पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा है उसे हम क्यों कहेंगे तू आईआईटी की तैयारी कर या मेडिकल की तैयारी कर। यस सर। जिस बच्चे के पढ़ने में रुचि है, लेकिन
उसके नंबर महज मान लीजिए 70% आ रहे हैं, इस वजह से आप कहें कि नहीं बेटा तेरे को तो तैयारी नहीं करनी चाहिए, तू क्लास में 20 रैंक लेकर आया है, तू क्या तैयारी करेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि कोई बच्चा कहता है मैं करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए ये जो एजुकेशन है, जो मेडिकल और आईटी की तैयारी है, ये स्कूल एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है एक सामान्य सा परफॉर्म करने वाला स्कूल का बच्चा इन एग्जाम्स में जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाए, और उल्टा भी हो सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल के दिनों में बहुत बेहतरीन हुआ करता था, यहां पर बहुत ही औसत परफॉर्मेंस लेकर आए। ये तो कंपटीशन है, इसमें किसी का निर्विवाद रूप से आगे बढ़ जाना, सफल हो जाना तय नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है सर। यहां पर बच्चों और पेरेंट्स को यह एजुकेशन जरूरी है कि सफलता का अर्थ क्या है। सफलता एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको समझना जरूरी है। 2 साल की अथक परिश्रम हमें या तो सफलता दिलाएगी, यानी जो हम चाहते हैं वो दिलाएगी, या अनुभव दिलाएगी। हम दोनों से में से कोई एक चीज लेकर जाएंगे तो मेरे नजर में वो सफल व्यक्ति होगा, निस्संदेह सफल होगा। आपके नजर में अनुभव की कोई कीमत नहीं है तो आप उसे असफल मान सकते हैं। इसलिए परिभाषा स्पष्ट रखनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से मौके दिए जाने चाहिए। हाँ, ये जरूर है, मान लीजिए उसने 1 साल तैयारी की, वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में रुचि भी नहीं ले पा रहा है, तो हम बिल्कुल उसको एनकरेज नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम ऐसे कई बच्चों को हम ये मना करते हैं, समझाते हैं, उनके पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप 1 साल यहाँ रहे, अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस में रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, इट्स बेटर यू मस्ट गो बैक। आपको घर जाना चाहिए, अब घर पर रहकर 12th के ऊपर फोकस कीजिए। वो इंसिस्ट करते हैं तो हम समझाते हैं वहां रहकर भी तैयारी की जा सकती है। इसमें मैं एलन को बहुत बड़ा दिल वाला कहना चाहूंगा कि सर हम बच्चों को उनके बेसिस पर जज करने के बाद, पूरा उनका स्किल टेस्ट लेने के बाद प्रॉफिट की फिक्र नहीं करते हैं, और बच्चों को उनके पैरामीटर पैमाने पर जज करने के बाद उनको ये भी नॉलेज देते हैं कि आप कंटिन्यू मत करो। सर ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू अर्न अ प्रॉफिट, लोगों की सोच यही होती है। बट मुझे लगता है कि ये जो अपनी सोच है ना, बड़ा दिल वाली, और प्रॉफिट के लिए नहीं काम करना, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काम करना, इसी वजह से सर आज हम इतना ग्रो करते जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक सोच वाली बात है, देखिए समझने की बात है। एलन एक बड़ा और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। एलन अगर कोई काम करता है तो दैट शुड बी लॉजिकल। दे आर मोर देन 12,000 एम्प्लॉयज, there are numerous IT graduates, MBA, doctors, PhD holders. Correct. So unless we are taking a decision which is logical, that will not be passed through. People will not accept it. First thing, यानी हम अपनी अदालत में ही पहले तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज 2 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आज 10 करोड़ लोगों से तो स्वाभाविक रूप से हम जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। जब इतने लोगों से जुड़ाव है तो उनकी अपेक्षाएं भी बहुत अधिक होती हैं, वो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरह से ही हैं। यस सर। तो हम ऐसा कोई काम कर भी नहीं सकते हैं जो मुनासिब नहीं हो, जो वाजिब नहीं हो। तो इस वजह से ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसके अंदर कोई हम मतलब इसको महानता का हिस्सा नहीं मानना चाहेंगे। हम इसे एक फोरसाइटेडनेस की तरह से लेकर चलेंगे। ये बच्चों का हित ही किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हित होता है। करेक्ट। दोनों एक ही दिशा में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दे आर इन रेजोनेंस विद ईच अदर। आपके जवाब काफी इंटरेस्टिंग लगे और काफी कुछ जानने को मिला। एक और सवाल सर मेरे जहन में है कि एलन बच्चों की ट्रैकिंग किस प्रकार से करता है? मतलब इतनी भीड़ में बच्चे आते हैं तो क्या पॉसिबल हो पाता है एक एक बच्चे की ट्रैकिंग कर पाना, जबकि लाखों बच्चे हमारे पास हैं? इंडियन आर्मी लाखों जवान है। बिल्कुल सर। क्या उनकी ट्रैकिंग नहीं होती है? क्या उनके बारे में पूरी पक्की जानकारी नहीं होती है? होती है। ऐसा बड़े बड़े न्यूमरस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास में लोगों की संख्या बहुत अधिक है। डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर एबल टू मैनेज इट। यस सर। इट नीड्स स्मार्ट एंड गुड मैनेजमेंट। यस। इट रिक्वायर्स रिसोर्सेस एंड वी प्रोवाइड द प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेस फॉर इट। यस सर। अगर 100 बच्चों के लिए 2 इंसान की जरूरत है, 3 लोगों की जरूरत है, तो 1000 लोगों के लिए 20-30 लोगों की जरूरत है। हम उस प्रोपोर्शनेट में लोगों को रखते हैं। करेक्ट। ऐसे एक्सपर्ट रखते हैं जो उन व्यवस्थाओं को संभाल सकें। एक से एक बेहतरीन एक्सपर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। एलन इस तरह की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने में भी लीडर के तौर पर रहा है। इनोवेटिव आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करने में हमेशा आगे रहा है।
चाहे वो माइक सिस्टम हो ताकि हर बच्चे को क्लासरूम में बेहतरीन तरीके से सुनाई दे, बैठने की व्यवस्था हो तो क्लासरूम स्टेप्स में बनाना हुआ, उसके डिज़ाइन करना हुआ, उसके लाइटिंग सिस्टम इस तरह का हो कि बच्चों की आंखों में चुभे नहीं, उन बच्चों की अटेंडेंस प्रॉपरली और रेगुलरली मेंटेन्ड होती है, उनके पास आई कार्ड्स होते हैं, उन आई कार्ड में अटेंडेंस होते हैं, अटेंडेंस के अंदर कोई स्कूल की तरह यस सर सबके नाम लेकर यस सर नहीं, और ये सालों से ये व्यवस्था चल रही है। तो उनकी अटेंडेंस, आज पेरेंट्स को भी अपने बच्चे की अटेंडेंस पता करनी हो तो बहुत अच्छे से वो अटेंडेंस देख सकता है कि मेरा बच्चा रेगुलरली जा रहा है कि नहीं। ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू उनको मैसेजेस चले जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ के अंदर बच्चे की जानकारी रेगुलरली अपडेट होती रहती है। उनको कम्युनिकेट करने का मीडियम, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, एलन डिजिटल के माध्यम से होता है। फिर बच्चों को किसी तरह की दिक्कत आती है तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ASWS भी है। ASWS का सर मतलब? ASWS इज एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। ओके। तो ये इसका रोल ये रहता है कि बच्चों का हम किस तरह से, क्योंकि बच्चों के एकेडमिक के अलावा कई बार नॉन एकेडमिक इश्यूज भी आ जाते हैं। करेक्ट सर। हॉस्टल में कोई परेशान कर रहा है, कुछ ऐसी, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ साथ में नहीं रहते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, तो कई ऐसी आवश्यकताएं होती, कभी ऐसी परेशानी आ जाती है, उस परेशानी के लिए उनको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए होती है जो उस समय टेम्परेरी हेल्प चाहिए होती है उसे। वैसे ठीक है, उनके लोकल गार्जियंस रहते हैं, पेरेंट्स भी जब जरूरत पड़ती है आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक पूरी सेपरेट और एक डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें एज पर द नीड लोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। भले ही अभी 200 है तो ऐसा नहीं कि 200 रहेगी, वो 250, 300, 400, हम कैसे उसको बढ़ाते जा सकते हैं। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों की व्यवस्था कर दी है। टेस्ट का एक पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट है। अब जब से ऑनलाइन टेस्ट होना शुरू हुए तो जैसे ही अनाउंस किया गया कि जेईई मेंस ऑनलाइन होगा, फिर जेईई एडवांस भी ऑनलाइन हुआ, आपको जानकारी में आया। हाँ सर। तो एलन के पास में पहले से इस बात की संभावनाएं लग रही थी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स होना शुरू हो चुके थे। बिल्कुल। अलग अलग एग्जाम के ऑनलाइन होने की वजह से एलन ने पहले से ही अपनी एक कंप्यूटर लैब तैयार कर रखी थी। और फिर यहाँ लोकल में भी व्यवस्थाएं होती चली गई। तो अब आज हम बच्चों को CBT का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक्सपीरियंस दे पाते हैं। इतनी बड़ी, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट केवल कंप्यूटर दे देना नहीं होता है, एक्चुअली उसमें डिजिटलाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर डिजिटलाइज होता है और वो सही समय पर ओपन होना चाहिए। उसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। आज बच्चा कंप्यूटर पर अगर टेस्ट दे रहा है और उसको उस तरह से उसका प्रोग्राम्ड नहीं है तो बच्चे गूगल पर जा सकते हैं, चंद पलों में कर सकते हैं और सही कर सकते हैं एकदम। यस, उसका मतलब एक तरह से मखौल बनकर रह जाएगा, उस टेस्ट अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने उस तरह के प्रोग्राम्स को भी डेवलप किया, उस तरह की एजेंसीज को हायर किया हमने। आज जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो वो जैसी लैब्स को टेक ओवर करते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं, उस तरह की सर्विसेज एलन भी लेता है। ओके। तो चाहे अटेंडेंस को लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, स्टडी मटेरियल को लेकर हो, टाइमली स्टडी मटेरियल हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि बच्चे, अगर हम यूनिफॉर्म्स नहीं देंगे तो यहाँ पर फैशन शो होना शुरू हो जाएगा। यूनिफॉर्म के पीछे का लॉजिक है। यस, बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी से, लेवल से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर ड्रेसिंग को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया तो बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर ही डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। तो whosoever he or she is, they have to follow the same uniform। तो ताकि यूनिफॉर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यूनिफॉर्म कहने को एक ड्रेस महज है, लेकिन ये भी एकेडमिक्स में रोल प्ले करती है। इस तरह से दे आर डिफरेंट पार्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स विच टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके। तो सर प्राइम फीचर क्या रहती है ASWS की ट्रैकिंग में? वो बच्चों का क्या क्या पैरामीटर्स पर ट्रैक करते हैं? मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और ऐसा हमें बताया गया, तो ASWS में कन्वे किया जाता है। ASWS की टीम इवन रात को भी जाकर बच्चों को देखती है, ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज करवाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो कंसल्ट करती हैं। अभी जैसे काउंसलिंग की बातें आती हैं, तो काउंसलिंग के अंदर एलन इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन। मैं इंस्टीट्यूशन की जब बात कर रहा हूँ तो आप चाहे उसे यूनिवर्सिटीज़ भी ले लीजिए आप, ऐसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जिनके पास इतना बड़ा साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट हो जितना बड़ा एलन के पास में है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं
तो इतना बड़ी व्यवस्था साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की है, एकेडमिक काउंसलर्स अलग हैं, फैकल्टीज अलग हैं, एंड साइकोलॉजी वाले काउंसलर्स बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक समझा। और हर बिल्डिंग के अंदर मेडिकल के लिए भी सपोर्ट के लिए है, बच्चों को रेस्ट करने, रिलैक्स करने के लिए रूम है, योगा सेशंस अलग से होते हैं, ओके, और मोटिवेशन सेशंस अलग अलग होते रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ओके, हाँ, इवेंचुअली टीम वर्क है। बिल्कुल सही समझा। ओके ओके सर। और सर हाल ही में सुनने में आया था ये STM का क्या फंडा है सर? ये STM is इज STM स्टूडेंट टीचर मीटिंग, ओके ताकि बच्चे से 1-to-1 मीटिंग हो सके। ओके, हम हर बच्चे के लिए हर बच्चे को एक मेंटर के साथ एसोसिएट करते हैं, ताकि बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है, वो होती है एक सब्जेक्ट फैकल्टी ही है, हाँ, तो हाँ। उनसे बात कर सके। पेरेंट्स चाहें तो उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी बच्चे अगर मिलने नहीं भी आ रहे हैं, तो टीचर्स 1 by 1 स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मैं बच्चे से एक बार पर्सनली मिल सकूं। पर्सनली कई बार ऐसा होता है क्लास में बच्चे नहीं कह पा रहे हैं, आगे बढ़ के पर्सनली नहीं मिल पा रहे हैं, तो टीचर्स भी एक बार पर्सनली उनको बुला लेते हैं, उनसे Okay. बात करते हैं, उनसे समझते हैं कैसी चल रही है पढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कुछ बातें 1-to-1 इंटरेक्शन में सामने रिवील हो जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली PTM सुनने में आता है ना सर बचपन से, तो ये STM वाला टर्म आया, इस वजह से जहन में एक सवाल। क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर देखिए, पीटीएम भी यहाँ पर होती है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पेरेंट टीचर मीटिंग साल भर रहती है। Yes, जब sir. भी पेरेंट्स आते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चे के माध्यम से टीचर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, तो एक कोई भी टाइम फिक्स करके पेरेंट्स भी निश्चित तौर पर मिलते हैं। करेक्ट। लेकिन इसके अलावा पेरेंट्स यहाँ पर कम रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे अकेले हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया STM, स्टूडेंट टीचर मीटिंग। पर्पस है। यस बिल्कुल सर। तो जे सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी कोटा के अलग अलग डायमेंशन से आपके माध्यम से पता पड़ा होगा। और जैसा मेरा मानना है कि इन सवालों का उत्तर शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता था। तो सर बड़ा मजा आया और बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ सर, पर मैं आपके लिसनर्स को आपकी इस बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जी सर। सिद्धार्थ सर, मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता था, ये मुझे लगता है कि कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इतने बेहतरीन लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो हर तरह से कई मायनों में मुझसे बेहतर हैं, चाहे वो नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, प्रेजेंटेशन हो, हर तरह से वो मुझसे बेहतर हैं। तो यहाँ पर आप जिससे भी मिलेंगे, आपको लगेगा वो किसी न किसी मामले में किसी न किसी तरह से और बेहतर होता चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सवालों के बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते थे। तो ऐसा तो सोचना, कहना मुझे लग रहा है मुनासिब नहीं होगा। ओके ओके सर, समझ गया। यार इतनी पूल ऑफ ब्रिलियंट फैकल्टी है कि जिनसे भी मिलोगे दोबारा मिलने का मन करेगा। बिल्कुल सही और आपने सबके कहा। अपने अपने बहुत ही शानदार एक्सपीरियंसेस और ज्ञान होंगे डेफिनेटली। इसीलिए तो देखिए, इतना बड़ा सिस्टम किसी एक व्यक्ति की बदौलत नहीं होता है, Yes. टीम एफर्ट्स हैं। तो उन सबके लगातार संवाद की वजह से एलन की कोटा की खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। थैंक यू जे सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के हम और भी पॉडकास्ट करते रहेंगे आगे। बिल्कुल, ज़रूर सर। तो आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा और आपको कोटा को नजदीक से जानने का एक मौका भी मिला होगा, क्योंकि सपनों के शहर में आकर अपनी उम्मीदों को पूरा करने का नाम ही कोटा शहर है। अपने सपनों के पीछे भागते रहो, उनको पूरा करते रहो।